ओके। देखो, आज हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी के आज लेक्चर फर्स्ट के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले हम नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हम बात करेंगे हमारे नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और नेटवर्क की सिक्योरिटी करने के लिए हम किस किस चीज़ की सिक्योरिटी करते हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक। अब एक पॉइंट समझो। देखो, जब भी हम नेटवर्क में सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब भी हम नेटवर्क में सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, हमारे पास में हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उन सिक्योरिटी रिलेटेड टर्म्स के ऊपर हम बेसिकली हमारे जो सिलेबस में जो गिवन है वो कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स गिवन है। जैसे हम बात करें, अगर सिलेबस की अगर बात करें तो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले गिवन है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस। हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मॉलवेयर। ठीक है, हमारे बेसिकली हमारे सिलेबस के रूप में हमें कुछ की पॉइंट्स हमें गिवन है जो मैं आप बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो नेक्स्ट की पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट टाइप। नेक्स्ट आपको की पॉइंट्स के रूप में आपको दे रखा है सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड एंड इट्स टाइप। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स टाइप्स। फिर आपको दे रखा है बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा। फिर आपको दे रखा है बैकअप बैकअप एंड बैकअप एंड रिस्टोरिंग। ठीक, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा। फिर आपको दे रखा है नेटवर्किंग। फिर आपको दे रखा है नेटवर्किंग, जिसमें आपको दे रखा है लैन मैन वैन। नेटवर्किंग लैन मैन वैन। ठीक। फिर उसके बाद बात करें तो आपको नेक्स्ट दे रखा है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग एथिकल हैकिंग। ये पॉइंट्स आपको आपके सिक्योरिटी के रूप में पॉइंट्स आपको दे रखा है। सीनियर की बात करेंगे तो सिक्योरिटी रूप में पॉइंट्स के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं जो आपके सिक्योरिटी के रूप में जो एल्गोरिथम है वो दे रखे हैं। उनको मैं आपको सेपरेट डिस्कशन कर लूंगा जब मैं सीनियर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। हम्म। अब देखो, देखो भाई, जो भी आपकी क्लास का टाइम टेबल वगैरह चल रहा है तो क्लास के टाइम टेबल के लिए आपको मैं जनरली बता देता हूँ कि आपका एक बैच है, इसकी क्लास मॉर्निंग में 8 बजे से और दोपहर में आपकी 1:30 तक होती है। ठीक है, जनरल टाइम टेबल है जो आपके ऐप पे पर डे अपडेट होता है। ठीक है। रेगुलर्स जो क्लास है वो रेगुलर्स क्लास आज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आज रेगुलर्स क्लास के रूप में आपके सी लैंग्वेज क्लास, आपके डीएसए क्लास, इसके अलावा अगर क्लास की बात करें तो इसके अलावा आपकी क्लास, आपकी कंप्यूटर नेटवर्क क्लास, आपकी सिक्योरिटी क्लास, आपकी रीजनिंग क्लास, ये सारी आपकी रेगुलर क्लास है। जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुए रेगुलर ही आपके चलेंगे जब तक कि आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। और आपके ऐप के ऊपर आपको अपडेट भी आ जाता है, आपके लाइव सेशंस में आपको वहाँ पे आपको शेड्यूल दिखा देता है सारा। ठीक है। देखो, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में ये जो पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो हम पॉइंट्स स्टडी करेंगे उनमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी को समझते हैं कि भाई हम सिक्योरिटी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, सिक्योरिटी हम किन किन पॉइंट्स पे हम किन किन चीज़ की सिक्योरिटी कर सकते हैं, वो सारे सारे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो, जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं और सिक्योरिटी में हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली आज के दिन हमारे पास में जो नेटवर्क बना हुआ है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास में पूरी दुनिया में जो फैला हुआ जो नेटवर्क है। ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं इसकी नेटवर्क सिक्योरिटी की, नेटवर्क सिक्योरिटी की। ठीक। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी टर्म से स्टार्ट करेंगे और जिसके अंदर फिर हम नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी, तीन टाइप की सिक्योरिटी के रूप में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उस नेटवर्क को हम जिस पर्टिकुलर नाम से जानते हैं वो नेटवर्क कौन सा है, वैन नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक।
तो हम साथ के साथ हम एक दूसरा सब्जेक्ट भी हम स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा चल रहा है पहले, कंप्यूटर नेटवर्क। और उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सिक्योरिटी ग्रुप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, हम जब बात करें कि हमारे पास में एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम कह रहे हैं कि ये नेटवर्क आपका कैसा नेटवर्क है, ये नेटवर्क पूरी दुनिया का नेटवर्क है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वाइड वाइड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, देखो एक ये जो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं इनको समझना। वाइड एरिया नेटवर्क हो ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक नेटवर्क नहीं है, ये तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बना हुआ एक नेटवर्क होता है। इसका मतलब होता है इस नेटवर्क में तो आपके बहुत सारे नेटवर्क समाहित होते हैं, और तब जाके ये एक नेटवर्क आपका बनता है। अब देखो, ये नेटवर्क पूरी दुनिया का नेटवर्क है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में छोटे छोटे नेटवर्क है, जैसे हमारे पास में एक नेटवर्क है जो आपके इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, एक नेटवर्क है जिसको हमने क्या कर रखा है, इस नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, ये नेटवर्क इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, इसी टाइप से हमारे पास क्या है, एक को दूसरा नेटवर्क है, हमारे पास क्या है, एक को दूसरा नेटवर्क है, और जो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में दूसरा नेटवर्क है, इसको हमने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये जो नेटवर्क है इसको हमने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क से हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक, ये नेटवर्क हो गया जिसको हमने क्या कर रखा है, इस नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है। ठीक, अब ये जो नेटवर्क है, इन नेटवर्क को जो जाल होता है ना, ये नेटवर्क का जाल होता है, ये नेटवर्क के जाल को हम बेसिकली जो बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम कहते हैं कि बहुत सारी कंपनी पार्टिसिपेट करती है। जो पूरी दुनिया के नेटवर्क का जाल है ना, इस नेटवर्क को जाल को एक कंपनी के द्वारा, एक किसी देश के द्वारा नहीं बनाया गया। ये जो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ है ना, इसे किसी एक पर्टिकुलर देश के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया। ये नेटवर्क तो बहुत सारी कंपनियां मिलके, अब वो कंपनियां कैसी हैं, वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सारी कंपनियां मिलके फिर बनाती है। तो इसीलिए इस नेटवर्क को हम कहते हैं पब्लिक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, पब्लिक, मतलब इस पे किसी न तो संस्था का अधिकार है, न किसी देश का अधिकार है, न किसी कंपनी का अधिकार, तो किसी का भी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम किस नाम जानते हैं, हम जानते हैं ये नेटवर्क कैसे है, ये नेटवर्क है पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क। ठीक, और इस पब्लिक नेटवर्क पे हम जिस पर्टिकुलर सर्विस की बात करते हैं, है ना, ये जो पब्लिक नेटवर्क है, तो पब्लिक नेटवर्क को कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है। इस नेटवर्क को कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। अगर इस नेटवर्क को कोई पर्सन एक्सेस करना चाहता है तो उसको क्या काम करना पड़ता है भाई, क्या काम करना पड़ता है भाई, सिंपल सिंपल सी बात है, इस नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो कंपनी है, उन कंपनियों से क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान के चलो, सपोज करो कि मुझे मुझे इस नेटवर्क का हिस्सा बनना है, मुझे इस नेटवर्क का हिस्सा बनना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कनेक्ट करूंगा किससे, मैं कनेक्ट करूंगा आईएसपी से। किससे कनेक्ट करूंगा, आईएसपी। क्या होता है भैया आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो है ना। यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होता है इंटरनेट इंटरनेट सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, अच्छा, अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां होती है, वो कंपनियां भैया आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कंपनी आपकी प्राइवेट भी हो सकती है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी है, जियो हो गया आपका ना। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर है, वो बेसिकली क्या करेगी, वो बेसिकली आपको इस नेटवर्क से जोड़ देगी। अब इस नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ता है। किसका कनेक्शन लेना पड़ता है, इंटरनेट का। अब ना इस नेटवर्क से आप भी जुड़ गए, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क। और इस पब्लिक नेटवर्क पे जो सर्विस अवेलेबल है, इस पब्लिक नेटवर्क पे जो सर्विस अवेलेबल है, उस सर्विस को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, इंटरनेट। क्या कहते हैं, इंटरनेट की सर्विस। इसका मतलब है ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क आपके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कैसे है, इंटर इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड ये नेटवर्क। अब कहानी आती है कि ये सारा पार्ट तो हो गया किसका, नेटवर्क का, जो मैं आपको नेटवर्क की दुनिया के बारे में बता रहा हूँ कि हमने एक नेटवर्क बनाया जो पब्लिक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के अंदर अगर हमें जुड़ना है तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें आईएसपी से कनेक्ट होना पड़ता है। और आईएसपी जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो हम पोस्ट लेके और इस नेटवर्क का हिस्सा बना देती है, इस नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपके बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बना होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब इसी इसी नेटवर्क के ऊपर हम बात करेंगे कि मान के चलो कि एक हमारे पास एक बैंक है, और हम बात करेंगे कि एसबीआई बैंक है, उसका सर्वर अवेलेबल है।
एसबीआई जो बैंक है, उस एसबीआई बैंक का सर्वर भी इसी नेटवर्क पे अवेलेबल है। एसबीआई बैंक का क्या है, सर्वर है, जो कि क्या है, जो इसी नेटवर्क पे क्या है, अवेलेबल है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम सर्वर की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, सर्वर यहाँ पे क्या है भाई हमारे पास में, हम कह रहे हैं सर्वर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में भाई जब भी हम सर्वर की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारे पास में एक कंप्यूटर होता है जो एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है, हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है। और ये हाई कॉन्फ़िगरेशन जो कंप्यूटर है, ये जो सर्वर है, ये भी क्या है, ये भी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये भी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब सपोज करो कि जैसे मान के चलो कि मैं यूजर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यूजर हूँ। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे एसबीआई पे क्या करना है, मुझे लॉगिन करना है। एसबीआई पे क्या करना है, मुझे लॉगिन करना है। तो एसबीआई पे लॉगिन करने के लिए भाई मैं क्या करूंगा, भाई सिंपल सी बात है, एसबीआई को लॉगिन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं अपने ब्राउजर को ओपन करूंगा और ब्राउजर को ओपन करके मैं एसबीआई ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन उसकी जो पोर्टल है उसको मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। अब एसबीआई ऑनलाइन पोर्टल जो है जैसे मैं एक्सेस करता हूँ, एक्सेस करने के बाद में मैं मान के चलो यहाँ पे क्या एंटर कर रहा हूँ, यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, है ना। और सपोज करो मैं क्या एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। अब जब मैं यूजर नेम और पासवर्ड जो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो मान के चलो कि मैंने यूजर नेम एंटर किया, जैसे सपोज करो मैंने यूजर नेम यहाँ पे एंटर किया, जैसे मैंने यूजर नेम एंटर किया SUNI, है ना, और एंटर किया मैंने 5525, है ना। फिर जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया, जैसे पासवर्ड एंटर किया 14925, ये मैंने पासवर्ड एंटर किया। अब ना ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, ये यूजर नेम और पासवर्ड बेसिकली आपके ट्रेवल्स होके जाएंगे इसी नेटवर्क से। क्या होके जाएंगे, ट्रेवल्स होके जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये यूजर नेम और पासवर्ड है, ये आपके ऑथेंटिकेट होंगे, ये आपके ऑथेंटिकेट होंगे किसके द्वारा, इस सर्वर के द्वारा, इस सर्वर द्वारा ऑथेंटिकेट होंगे। और अगर ये यूजर नेम पासवर्ड सही पाए गए, अगर यूजर नेम पासवर्ड सही पाए गए, तो फिर आपको आपको क्या मिलेगा, आपको आपके अकाउंट का एक्सेस मिलेगा, आपको आपके अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड सही पाए जाने पर आपको आपके अकाउंट का एक्सेस मिलता है। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो ये डेटा है, जो यूजर नेम पासवर्ड है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हमें इस पब्लिक नेटवर्क से भेजना है। हमें किससे भेजना है, इस पब्लिक नेटवर्क में। अब हम कह रहे हैं भाई हमारे पास ये नेटवर्क कैसे, पब्लिक नेटवर्क। भाई सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में किसी व्यक्ति का अधिकार है, न किसी संस्था का अधिकार है, न गवर्नमेंट का अधिकार है। तो सिंपल सी बात है, इस नेटवर्क के अंदर जो हम डेटा भेज रहे हैं उसकी उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। उसकी सुरक्षा करना क्या, हमारी सेल्फ की जिम्मेदारी, हमारी स्वयं की जिम्मेदारी। तो सबसे पहले जो हम जिम्मेदारी के रूप में जो हम सुरक्षा करेंगे, वो किसकी सुरक्षा करेंगे, डेटा की सुरक्षा करेंगे। तो जो हम डेटा इस नेटवर्क में भेजेंगे, वो डेटा अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसका मतलब वो डेटा अगर ऐसा डेटा है जिसको किसी दूसरे पर्सन द्वारा रीड नहीं किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम डेटा की सुरक्षा करेंगे। किसकी सुरक्षा करेंगे, डेटा की सुरक्षा करें। और है ना, यहाँ पे हम जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं, उस नेटवर्क सिक्योरिटी में जो पहले पॉइंट्स पे हम बात करना स्टार्ट करेंगे, उस पहले पॉइंट्स के बात के रूप में हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स हम कहेंगे कि हमारे पास में नेटवर्क सिक्योरिटी में हम किसकी सुरक्षा स्टार्ट करेंगे, हम हमारे डेटा की सुरक्षा स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब जब डेटा की सुरक्षा की हम बात करेंगे तो देखो पॉइंट समझना, डेटा की सुरक्षा की बात करेंगे तो डेटा को हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, डेटा को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, डेटा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो आपके पास में ओरिजिनल डेटा है,
डेटा की सुरक्षा कैसे करेंगे? जो आपके पास में ओरिजिनल डेटा है, उस ओरिजिनल डेटा को उस फॉर्म में मत भेजो, उस फॉर्मेट में मत भेजो। इसका मतलब जो यूजर नेम पासवर्ड है ना, इस यूजर नेम पासवर्ड को आप क्या करो, इस फॉर्मेट में ट्रांसमिट मत करो। आप क्या करो, आप इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। और वो जो दूसरा फॉर्मेट है ना, वो दूसरा फॉर्मेट है, वो दूसरा फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जो कि अगर किसी इंसान के द्वारा उसको अगर देख भी लिया जाए तो उसके समझ में ना आए, देख भी लिया जाए तो उसके समझ में ना आए। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो ट्रांसमिट करेंगे, ये यूजर नेम पासवर्ड क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसमिट ना करके हम क्या करेंगे, किसी दूसरे कोड वर्ड में इसे कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। बोलते ना, दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे, हम डेटा को यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को हम यहाँ पे एनक्रिप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एनक्रिप्ट करेंगे। और एनक्रिप्ट करने का मतलब है डेटा किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, और उस दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम डेटा क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। और जब ये डेटा आपका ट्रांसमिट होगा नेटवर्क में, तो फिर वो क्या होगा, वो एक ऐसा डेटा होगा, वो एक ऐसा कोडवर्ड होगा जो कि आपके समझ में नहीं आएगा। अगर कोई उसे एक्सेस कर लेगा ना, तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद में जो ये कोड वर्ड है, ये जब आपके सर्वर पे पहुंचेगा तो इसे वापस से क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। तो इसका मतलब है डेटा की सुरक्षा करने के लिए, डेटा की सुरक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेक्निक की बात करेंगे, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, क्रिप्टोग्राफिक बात करेंगे। क्या करेंगे, क्रिप्टोग्राफिक बात करेंगे। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, हम डेटा को किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसके काम में लेंगे, एनक्रिप्शन का काम में लेंगे। हम किसको काम में लेंगे, डिक्रिप्शन काम में लेंगे। किस काम में लेंगे, डिक्रिप्शन काम में लेंगे। इसका मतलब हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम क्या है, क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी एक 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 टेक्निक है, एक साइंस है, एक आर्ट है, एक टेक्निक है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा को किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ओरिजिनल डेटा किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और वो जो कोड वर्ड होगा ना, वो कोड वर्ड कैसा होगा, समझो, देखो इस चीज समझो। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास में ओरिजिनल डेटा ग्रुप में क्या है, हमारे पास में ओरिजिनल डेटा ग्रुप में क्या है, ओरिजिनल डेटा है, मान के चलो हमारे पास में क्या कह रहे हैं, जैसे हम हमें ट्रांसमिट करना है क्या, सुनील ट्रांसमिट करना है। ठीक। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान के चलो हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, @592 है ना, 7, ठीक है, हैज, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये कोड वर्ड है जो क्या किया है, जो हमने ओरिजिनल डेटा को कन्वर्ट करके हमने चेंज किया। अब है ना, ये जो कोड वर्ड के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये क्या होती है, इसके लिए टेक्निक्स होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है। उन बहुत सारी टेक्निक के रूप में हम बात करेंगे, इसकी क्रिप्टोग्राफी बात करेंगे। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर कौन कौन टेक्निक होती है, कैसे काम करती है, वो हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो क्रिप्टोग्राफी एक डेटा को सुरक्षा प्रदान करने की क्या है, एक टेक्निक है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्टेनोग्राफी, है ना, क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफी। ठीक। ये बेसिकली टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी के कंपेरिजन थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। जो क्या करती है, जो आपके डेटा को किसी दूसरे दूसरे डेटा के अंदर हिडन करके भेजती है। जिस डेटा को इमेज में हिडन करके भेज दिया, है ना, एक एक दिखने में खूबसूरत इमेज होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, डेटा छुपा होगा। तो आपको लगेगा ये तो इमेज है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर डेटा होता है। जो एक टेक्निक होती है किसके लिए, डेटा के सुरक्षा के लिए। तो हम डेटा को सुरक्षित सुरक्षित करने के लिए हम दो टाइप की टेक्निक की बात करेंगे। क्या करेंगे, दो टाइप टेक्निक की बात करेंगे। एक हम किसकी बात करेंगे, एक हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी, एक स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी को हम ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ते कि ये ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती। क्रिप्टोग्राफी एक बेस्ट टेक्निक है, तो क्रिप्टोग्राफी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक। और ये टेक्निक हम इसलिए पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि हमें नीड है, हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क, भाई इंटरनेट तो पब्लिक नेटवर्क है, आपका डेटा कोई भी एक्सेस कर लेगा। जैसे आज के दिन आपने देखा होगा कि जब आप व्हाट्सएप पे जब आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, किसी भी टाइप कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। आपने पढ़ा है चीज, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है ना, जो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल है, उस एप्लीकेशंस के अंदर उस एप्लीकेशंस के अंदर एक ऐसी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट की हुई है, जिस एल्गोरिथम की सहायता से आपका जो डेटा है ना, वो डेटा एक दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है।
और नेटवर्क के अंदर जो ट्रांसमिट होता है ना, वो आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होता, एक कोड वर्ड ट्रांसमिट होता है। क्या ट्रांसमिट होता है? कोड वर्ड। और उस कोड वर्ड को वापस से डेटा में कन्वर्ट तब किया जाता है जब वो डेटा कहाँ पहुंचता है? जब रिसीवर के पास पहुंचता है ना। जैसे कई बार जैसे आप जैसे व्हाट्सएप पे क्या इमोजी नहीं आते, टेलीग्राम पे आप जब वीडियो कॉल करो ना, तो आप अपने पार्टनर से पूछना कि आपको इमोजी क्या शो हो रही है। जैसे आपके पास टेलीग्राम पे जब आप वीडियो कॉल करते हो तो आपके पास इमोजी शो होती है ना, ऊपर आपकी इमोजी शो होती है, आप ध्यान से देखना। वो सेम इमोजी आपके पार्टनर के पास शो होनी चाहिए। वो आपके एंड टू एंड एनक्रिप्ट हो रहा है। वो जो इमोजी है ना, वो ये बता रहे हैं, वो इमोजी बेसिकली की होती है, बताऊंगा आपको आगे बताऊंगा, की होती है। वो सेम की आपके पार्टनर के पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका डेटा सिक्योर वे में आपके ट्रांसमिट किया जा रहा है। और जो डेटा है ना, वो नेटवर्क में जानने से पहले ही डेटा आपका कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एप्लीकेशंस के रूप में जब आप व्हाट्सएप को काम में ले रहे हो, तो व्हाट्सएप पे आपने अगर हाई का मैसेज भेजा है ना, जैसे व्हाट्सएप पे मान के चलो आपने क्या भेजा, हाई का मैसेज भेजा है ना, हाई का मैसेज भेजा, तो ये मैसेज आपके मोबाइल में निकलने से पहले, ये मोबाइल से निकलने से पहले एक दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनक्रिप्शन जो है हो रहा है ना, वो एंड टू एंड हो रहा है। एंड का मतलब आपके मोबाइल पे हो जाएगा, फिर उसके बाद में नेटवर्क में आपका जो निकलेगा डेटा निकलेगा, वो निकलेगा कोड वर्ड। वो ऐसा ऐसा डेटा होगा जो रीड नहीं किया जा सकेगा। जैसे हाई है, इस हाई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हाई को हमने कन्वर्ट कर दिया, मान चलो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसे मान चलो इसको कन्वर्ट कर दिया STYU, ऐसे कुछ कन्वर्ट कर दिया हाई को, है ना। तो नेटवर्क में हाई नहीं गया, नेटवर्क में ये मैसेज गया, नेटवर्क में ये मैसेज गया। और उसके बाद में जब पार्टनर को मैसेज मिलेगा तो क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि वापस से क्या कर दिया गया, डिक्रिप्ट कर दिया गया। तो आज के दिन मैक्सिमम जो एप्लीकेशन होती है, आज दिन मैक्सिमम जो एप्लीकेशन होती है, वो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखती है। और अगर आपकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जाता तो फिर उनको बहुत अच्छा खासा मोटा हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इसलिए व्हाट्सएप कहता है ना कि भाई हम आपकी प्राइवेसी की ध्यान रखते हैं, है ना। व्हाट्सएप के अंदर उसके टर्म्स कंडीशन पढ़ना व्हाट्सएप की, तो कहते हैं कि हम आपका डेटा को प्राइवेट डेटा रखते हैं, प्राइवेसी की ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा रियल में होता है क्या? इंटरनल देखे जब देखो, हाँ प्राइवेसी है, ये कोई मजाक चीज़ नहीं है, प्राइवेसी है, बिल्कुल है प्राइवेसी। लेकिन इंटरनल देखें तो व्हाट्सएप्स का जो डेटाबेस है और उसके ऊपर प्राइवेसी के लिए जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट की हुई है, तो वो तो व्हाट्सएप ने इंप्लीमेंट करी। किसने इंप्लीमेंट की है? व्हाट्सएप ने। तो अगर वो चाहे तो आपका डेटा रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में सिर्फ एप्पल ही ऐसी कंपनी है जो सेल्फ एप्पल के खुद के एम्प्लॉय आपके डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे। एप्पल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके डेटा की प्राइवेसी की 100% गारंटी देती है कि आपका डेटा रीड नहीं होगा, यूजर्स के अलावा आपका डेटा को रीड नहीं करेगा, क्योंकि उनकी एल्गोरिथम ऐसी है, जो यूजर है वही रीड कर पाएगा और दूसरे की हिम्मत नहीं डेटा रीड कर ले, क्योंकि उनका उनका सिस्टम इस तरह से इंप्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन जो बाकी जो कंपनियां होती हैं, वो जस्ट एनक्रिप्शन के नाम पे, डेटा की प्राइवेसी के नाम पे आपको जस्ट एक लॉलीपॉप देती है ना, वो कुछ नहीं होता है ना। वो उनकी एल्गोरिथम होती है, वो इतनी इतनी बकवास एल्गोरिथम होती है जो क्या हो जाती है, जो डिक्रिप्ट भी हो जाती है, जो क्या हो जाती है, डिक्रिप्ट भी हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट्स की रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको लॉलीपॉप के रूप में आपको बताना पड़ता है कि आपका डेटा क्या है, प्राइवेसी के रूप में आपका डेटा सिक्योर है। ठीक है, बट ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेटा खूब खूब बड़े लेवल पे डेटा क्या हो जाता है, आपका लीक होता है डेटा, खूब बड़े लेवल पे डेटा चोरी किया जाता है। ठीक है, बट फिर भी प्राइवेसी के रूप में जो चीज़ें चल रही है उनको पढ़ना है तो हम तो पढ़ लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो पहला क्या हो गया आपका, डेटा की सिक्योरिटी। ठीक, अब उसके बाद में हम इस पूरे नेटवर्क की बात कर लेते हैं, इस पूरे नेटवर्क की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क में जो सर्वर लगा हुआ है, ये भी इस पब्लिक नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। अब इस सर्वर को जो इस सर्वर को पूरा मेंटेन कर रहे हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, वो इस सर्वर के पास तो बैठा नहीं है। ऐसा थोड़ी है वो सर्वर के जड़ में बैठा है कोई आदमी या कुर्सी गाल बैठा है, भाई यहाँ सर्वर लग रहा है इसको मैं ऐसे रखूंगा, है ना। भाई ऑनलाइन की दुनिया में देखो, फिजिकल दुनिया में मान के चलो कोई एक बैंक है, बैंक में रुपए रखे हुए, उन रुपए की सुरक्षा करनी है तो कैसे करवाते हो, सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हो, उसको बंदूक दे देते हो, है ना। वो बेचारा बैठा रहेगा और कोई आएगा तो भाई सुरक्षा कर लेगा, नहीं होगी तो भाई रुपए ले जाएगा चोर के, और तो क्या करेगा, है ना। बट अगर इसी को हम ऑनलाइन दुनिया में समझे, तो ऑनलाइन दुनिया में जैसे सर्वर है, अब इस सर्वर के ऊपर जो डेटा है, इस सर्वर को जो एक्सेस किया जा रहा है, वो एक्सेस इस नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कुर्सी घाल कर बंदूक देके अगर आप बैठा भी दोगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा, इसमें डेटा चोरने के लिए आदमी थोड़ी जाएगा कोई, इसमें तो डेटा चोरने के लिए आदमी तो कहीं से भी एक्सेस कर लेगा इसको। तो इसका मतलब है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस नेटवर्क को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी।
ये जो पूरा पूरा नेटवर्क बना हुआ है ना, इस नेटवर्क की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, नेटवर्क को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। और नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को दोनों काम में लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर से भी नेटवर्क को सुरक्षा देते हैं और हम हार्डवेयर डिवाइसों से नेटवर्क को सुरक्षा देते हैं। इसका मतलब है दूसरी जो सुरक्षा के रूप में हम जो चीज पढ़ते हैं, उसमें हम बात करेंगे किसकी, उसमें बात करेंगे नेटवर्क की सुरक्षा। इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट भी डायरेक्टली जो मेंशन हो किस पे, नेटवर्क सिक्योरिटी पे। अब नेटवर्क की सिक्योरिटी का मतलब हम यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइस के रूप में बात करेंगे किसकी, फायरवॉल की। किसकी बात करेंगे, फायरवॉल की। ठीक, फायरवॉल, फायरवॉल एंड इट्स टाइप्स, हो गया। ठीक है, उसके अलावा बात किस करेंगे, उसके अलावा बात करेंगे प्रोक्सी सर्वर की। किसकी बात करेंगे, प्रोक्सी सर्वर की। उसके बाद बात करेंगे अदर 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 सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। उसके अलावा हमारे पास में और भी हमारे पास में कुछ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या होते हैं, हमारे पास में और भी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे बैंकिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। आप पता है ना, ऑनलाइन दुनिया में आज के दिन हवा में पैसा घूम रहा है बैंक का, है ना, बस हिम्मत होनी चाहिए आपको चुराने की, है ना। हकीकत है भाई, घूम ही रहा है बैंक का पैसा हवा में। भाई आपके पास, आपके अकाउंट में जो रुपए हैं, वो आपके पास कैसा है, लिक्विड मनी है भाई, वो फिजिकल थोड़ी आपके पास। आपके अकाउंट में जो रुपए हैं वो आपके डिजिट शो हो रहे हैं। आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ भी है ना, तो फिजिकल नहीं है, आपके घर पे नहीं रखे हुए, वो तो जस्ट आपके अकाउंट में डिजिट शो हो रहे हैं। उन डिजिट्स में से कब 3 जीरो गायब हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, अगर बाई चांस मान चलो आपके नेटवर्क के अंदर अगर किसी हैकर ने हैक करके आपके अकाउंट्स को उड़ा दिया, तो कब 3 जीरो गायब हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे होते 3 जीरो है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे पास होते 3 जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर दूसरी हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी सुरक्षा किसकी कर रहे हैं हम, नेटवर्क की सुरक्षा कर रहे हैं। और दूसरे जो नेटवर्क की हम सुरक्षा करेंगे, उसके रूप में हमारे सिलेबस के रूप में पॉइंट्स भी गिवन है, और हम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब अगर तीसरे टाइप की सुरक्षा की बात करें, तो तीसरे टाइप की सुरक्षा के रूप में आता है कि हमारे पास जो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो हमारे पर्सनल जो कंप्यूटर होता है, उन पर्सनल कंप्यूटर में भी अटैकर के द्वारा, हैकर के द्वारा हमारे पर्सनल कंप्यूटर में भी नुकसान पहुंचाया जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर में बेसिकली जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए बेसिकली आपके पास में नुकसान पहुंचाने के लिए आप वायरस या फिर किससे पहुंचाते हैं, मॉलवेयर से पहुंचाते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर पहुंचाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तीसरी सुरक्षा के रूप में किसकी बात करेंगे, हम तीसरी सुरक्षा के रूप में बात करेंगे क्या, पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी। हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की सिक्योरिटी, पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी। और भी पर्सनल कंप्यूटर की आप सुरक्षा तो देते हो, वो सुरक्षा किससे देते हो, पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी के आप सबसे पहले किसको पढ़ोगे, वायरस, ना वायरस सुरक्षा नहीं देता, वायरस तो आपको नुकसान पहुंचाता है। वायरस एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या होता है, एंटीवायरस, फिर मोलवेयर, है ना। मोलवेयर मतलब क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर ना, मेलिशियस। ये सब कुछ हमें पढ़ना है सिक्योरिटी के रूप में। अब स्टार्ट कर लो इस लिखना, यहाँ से स्टार्ट कर दो। सिलेबस लिख लिया था ना, अब यहाँ से स्टार्ट कर लो लिखना। नोट डाउन करना स्टार्ट करो। देखो जब भी आप, है ना, जब भी मैं आपको कुछ समझाऊं तो आप समझ लिया करो अच्छे से, क्योंकि लिखने के लिए फिर मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। जब आप, मैं आपको समझा रहा हूँ उस टाइम पे आप लिख रहे हो, तो फिर मैं आपको लिखने के टाइम दूंगा, उस टाइम क्या करोगे आप पड़ोसी से बात करोगे, है ना, और पड़ोसी आपको फेल करवा देगा। तो इसलिए जब मैं समझाऊं तो समझो, लिखने के टाइम दो तो लिखो फिर।
कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़े आते हैं क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड है। भाई सिंपल सी बात है, हमारी वो दुनिया को हम पढ़ रहे हैं जिस दुनिया को हम काम में ले रहे हैं। डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये, सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो हमारे सामने इंप्लीमेंटेड है, और उन्हीं एप्लीकेशंस को जस्ट हमें समझना होता है बस। ठीक है, डेटा की सिक्योरिटी, फिर हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड में बात किस करते हैं, हम नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं। और भैया आज के दिन नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपको इन कंप्यूटर की, इनकी सबकी सिक्योरिटी, आप पता है अमेरिका के अंदर एक ऐसा हैकर है जिसको परमानेंट जेल में रखा जाता है, पता है ये चीज़? यूएस के अंदर एक ऐसा हैकर है जिसको परमानेंट जेल में रखा जाता है ना। और जेल में ऐसे नहीं, उसको जेल में आलीशान चीज़ों के साथ रखा जाता है, उसकी सारी सुविधाएं जेल में, उसको आलीशान खाना मिलता है ना, उसको सब चीज़ मिलती है उसको, लेकिन वो जेल में परमानेंट रहता है ना, और वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं फिर ना। वो इतना बड़ा हैकर है कि उसने अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है उसको हैक कर दिया था, है ना। उसको हैक करके उसके सर्वर को फ्रीज कर दिया था, इतना बड़ा हैकर है वो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मेहमान बनाओ और इसको जेल में रखो। अपने सामने संस्था है ना, डुकेट, ये सिखाते हैं ना एथिकल हैकिंग, कोर्स करवाते हैं ना। हो गया नोट डाउन, ये नोट डाउन करो। करंट ट्रेंड टेक्नोलॉजी के मामले में कंप्यूटर साइंस की दुनिया सच में बहुत निराली है। कंप्यूटर साइंस दुनिया निराली इसलिए है कि जिसको आता है वो करोड़ों में खेलता है, जिसको नहीं आता वो कुछ नहीं कर पाता। कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है ना, सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है, लेकिन साथ में कंप्यूटर साइंस में जब हालत ख़राब होती है तो कंपनी द्वारा बल्क में एम्प्लॉय को बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे अमेजोन ने अभी 14,000 एम्प्लॉय को बाहर फेंक दिया, और पैकेज भी बहुत शानदार रहते हैं। भाई एवरेज पैकेज की बात करें तो अमेजोन के एवरेज पैकेज 20-25 लाख स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब फेंकते हैं बाहर तो बल्क में बाहर फेंकते हैं वो लोग। तो सोच के देखो कि इतना, आज के दिन अगर अमीरों को लिस्ट की बात करोगे तो अमीरों की लिस्ट में भी उन्हीं लोगों का नाम है जो सबसे बड़े एम्पायर के क्या है, मालिक है। उन्हीं लोगों का अमीरों 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 की लिस्ट में नाम होता है। तो ऐसा ऐसा क्या है, ये दुनिया इतनी निराली क्यों है ना। ये दुनिया इसलिए निराली है कि आज के दिन आपका जो पहले फिजिकल, जो आपकी एक्टिविटी के लिए जो फिजिकल जो काम होते थे, वो सारे आज के दिन आपके लॉजिकल ट्रांसमिट हो गए। आज के दिन हर चीज़ आपके लॉजिकल ट्रांसमिट होगी। फिर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पे कंप्यूटर घुसा नहीं है। हर हर जगह पे, हर हर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंप्यूटर को काम में लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर रही पई कसर किसने निकाल दी, एआई निकाल दी अब, है ना। अब एआई आ गया, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जॉब खा जाएगा एआई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एआई से जॉब भी क्रिएट होगी, है ना। जैसे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तो इंडिया के अंदर कंप्यूटर को लाने के लिए भाई सबसे बड़ी देन किसकी है, राजीव गांधी की है। भाई इंडिया के अंदर कंप्यूटर को लाने की सबसे बड़ी देन किसकी है, राजीव गांधी की। अब उस टाइम पे राजीव गांधी जब इंडिया के अंदर कंप्यूटर को लेके आए थे ना, तो लोगों ने क्या, लोगों ने प्रोटेक्ट किया था, और लोगों ने कहा था कि इससे तो हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, हमारी जॉब खत्म हो जाएगी। विरोध किया था लोगों ने, विरोध करना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो चीज़ आ रही है, जो कंप्यूटर नाम की जो मशीन्स इंडिया में आ रही है,
इससे लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उस टाइम पे राजीव गांधी अगर कंप्यूटर को इंडिया में नहीं लेके आते तो आज के दिन इंडिया कितना पीछे बिछड़ चुका होता, आप सोच लो। ये सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी को अगर अगर आप अडोप्ट नहीं करोगे तो फिर आप पिछड़ जाओगे। टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना आपकी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना अब आपके लिए आपकी मजबूरी बन चुकी है। सिंपल सी बात है, आप अब आदिवासी आदिवासी जंगलों में नहीं रह सकते, आप पुरानी लाइफ स्टाइल्स में नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी देश के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रोंग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रोंग है। और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इन्हीं के बेस पे किसी पर्टिकुलर देश की एक ग्रोथ को समझाया जाता है। बिल्कुल सही। प्राइवेट सेक्टर में टेंशन बहुत होती है, रोज सोचना पड़ता है कि कब लेआउट हो जाए। सही बात है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ये तो रहता है, देखो जैसे जब भी प्राइवेट सेक्टर्स में कोई भी पर्सन एम्प्लॉय के रूप में कार्य करता है तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर्स आपको पैसे इसलिए दे रहे हैं कि आप उनके लिए बेनिफिट हो। उनको आप जब तक बेनिफिट देते रहते हो तब तक आपको पैसे देते हैं, जिस दिन उनको लगेगा कि आप उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हो तो आपको धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसमें अच्छी चीज़ मानी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई सिंपल सी बात है कि आप एक बार गवर्नमेंट्स में जॉब लग जाते हो तो फिर आप गवर्नमेंट के क्या बन जाते हो, दामाद हैं, गवर्नमेंट के दामाद बन जाते हो, है ना। और वो फिर आपको पूरी ज़िंदगी आपको झेलते हैं। भाई गवर्नमेंट में जॉब लग गई, बाई चांस मान चलो कि आप बिल्कुल ही निठल्ले हो गए, आप काम नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर एक्शन लेके आपको एपीओ कर देंगे, आप वहाँ भी निठल्ले हो जाओगे जाके। एपीओ मतलब क्या होता है, आपको हेडक्वार्टर भेज देंगे और हेडक्वार्टर भेज के आप क्या करेंगे, बैठाए रखेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बैठाए रख के आपको आधी सैलरी देते रहेंगे। उसके बाद में आपको एक टाइम पीरियड के बाद में आपको वापस से बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स की क्या रूल है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ भी क्या है, वहाँ भी आराम जाके बैठ रहे हो, है ना। वहाँ पे क्या, वहाँ तो आधी बार नहीं जाओगे आप, फिर गवर्नमेंट आपको वापस क्या करेगी, बहाल करेगी, फिर आप भी कम नहीं हो, आप कोर्ट में केस करके पुरानी सैलरी और लोगे, है ना। जो पुरानी, जैसे मान चलो गवर्नमेंट ने आपको 3 साल के लिए, सपोज करो आपको 3 साल के लिए एपीओ कर दिया, है ना, या फिर मान चलो आपको सस्पेंड भी कर दिया 3 साल के लिए, है ना, तो सस्पेंड के ड्यूरेशन में आपको आधी सैलरी मिलेगी। आधी सैलरी जो मिलेगी उससे आपको गुजारा भत्ता हो जाएगा, आप 3 साल आप बढ़िया से ऐश कर लोगे, फिर वापस जब बहाल होगे तो बहाल होने के बाद आपको पीछे की सैलरी मिलेगी पूरी, है ना। बट इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना कि करप्शन वगैरह चीज़ों मत फंस जाना। अगर वो फंस जाओगे ना तो उसमें आपको बहाल तो बहाल का पता नहीं, लेकिन वो आपकी हालत खराब कर देंगे। आज के दिन देखते हो ना, रोज करप्शन के जो केस आते हैं वो आप देखते हो तो उसमें आपकी हालत खराब कर देंगे। ठीक, देखो गवर्नमेंट्स की अगर हम जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के रूप में जो इंसान है ना वो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी स्पेंड कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के रूप में आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, ये फैक्ट है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो आप लग्जरियस लाइफ आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट्स में इतना पैसा नहीं होता कि आपको लग्जरियस लाइफ आपको मिल जाए वहाँ पे। लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो टाइम होता है इक्वल टू मनी होती है। तो आपके पास आपको इतना रुपये आपको मिल जाता है कि आप अच्छी जगह पे रह सकते हो, आप अच्छा पहन सकते हो, अच्छा खा सकते हो, आप सोशल बन के रह सकते हो। ये सारे फैक्टर गवर्नमेंट की जॉब में आपको मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जॉब में बेसिकली जो इंसान के अंदर जो लालच का जो होता है ना, एक एक लालच नाम का जो इंसान के अंदर कूट कूट के भरा होता है ना, वो बहुत जल्दी निकल के आता है। और जैसे ही देखो आज के दिन गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो रियलिटी है ना, वो रियलिटी है, कहना नहीं चाहिए बट रियलिटी है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ईमानदार सिर्फ वही बचा है जिसको बेईमानी करने का मौका ना मिला हो, है ना। ये हकीकत है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ एम्प्लॉय ईमानदार भी है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ईमानदार है और जिन्होंने अपनी ईमानदारी की छवि छोड़ रखी है, और उन ईमानदार की छवि के एम्प्लॉय के बेस पे ही ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रन हो रहा है। नहीं तो जिन्होंने जिन्होंने जो घपला किया था, जो आज सोच देख लो आरपीएससी के अंदर ही जो आरपीएससी के सदस्य थे, उन्होंने इस लेवल तक का घपला कर दिया कि भाई सीधी सी बात है, उन्होंने अपने खुद के घर वालों को उनको जॉब लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी हरकतें कैसी कैसी हदें पार कर दी। अब एक चीज सोच के देखो कि इंसान को, मतलब इंसान की फितरत देखो आप, इंसान की फितरत के रूप में इंसान ने क्या किया, अपने लालच की वजह से इंसान ने गलत कदम उठाए सारे ना, गलत सारी चीज़ें गलत की। वो सारी चीज़ जब गलत की उसने, तो उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। देखो धन ना, जब भी कोई इंसान गलत करता है ना उसको पता था मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसने, वो इंसान ने गलती कर दी। अब गलती करने के बाद में जॉब भी लगवा दी, अपने बेटे वगैरह को सबको जॉब लगवा दी। अब वो जब पकड़ में आए तो अब देखो हुआ क्या, न तो इज्जत बची, न जॉब बची, न रुपए बचे, न तो तीनों चीजें एक साथ खत्म हुई। तो इससे अच्छा अपने आराम से चुपचाप अपने शांतिपूर्वक लाइफ जी लो ना।
भाई सीधी सी बात है, भगवान ने जो दे रखा है उससे अपने क्या करो, संतुष्ट रहो और अपने बढ़िया से लाइफ जियो। क्योंकि अगर आरपीएससी का सदस्य है तो सैलरी की तो वैसे ही कमी नहीं है। आरपीएससी के सदस्य 2-2.5 लाख सैलरी तो आपको मिलने वाली नहीं है, सैलरी तो आपकी बहुत अच्छी पहले ही है, तो उससे अपना गुजारा करो। और आरपीएससी के सदस्य तो अपनी बढ़िया वाली अपने आराम से मस्त अपने को सरकारी गाड़ी मिली हुई है, आराम से बढ़िया आपको पुलिस मिली हुई है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार आपको, ना आपके आपके लिए ऑलरेडी ये चीज़ मिली हुई है। ये आप आरपीएससी के सदस्य हो, छोटी मोटी चीज़ तो हो नहीं। आप ऑलरेडी आप बहुत अच्छे पोस्ट, एक बहुत अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हो और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिली हुई है, लेकिन फिर भी इंसान क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, है ना। जैसे आप देखते हो कई बार, जैसे देखते हो जो न्यूज़पेपर में जो आता है कि भाई जैसे अभी के केस हुआ था, न्यूज़पेपर में आया था ना जगतपुरा में, जो एक कोई उसका एसीबी का ही कोई वो था, एम्प्लॉय था, है ना। अब सोचो देखो, एसीबी जो है खुद बेचारी क्या करती है, खुद दूसरों को मतलब पकड़ती है ना, उसके उसके कर्मचारी भ्रष्ट है ना, उसके कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सोच के देखो। तो ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें जो लाइफ में होती हैं, ये चीज़ें करते हैं, इस टाइम पे इंसान को, जैसे अब मैं कहता हूँ, मैं हमेशा हर बैच में हर बच्चों से प्रॉमिस करवाता हूँ भाई, जब भी आप अपनी गवर्नमेंट जॉब में लगो तो आप संतुष्टिपूर्वक लाइफ जीना और आप ईमानदारी से काम करना। मुझे पता है कि बाद में ये जो अभी बन के गए हैं, बहुत सारे अधिकारी बन के गए हैं मेरे हाथों से ना, यहाँ पढ़ के और बन के गए, लेकिन मुझे पता है कुछ टाइम के बाद में उनकी भी हरकतें सुनने में मिलेंगी, है ना। उनकी वजह से फिर ऐसे फील होगा कि यार देखो समझाया था, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या मतलब फिर समझाने का। कोई नहीं, नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में, इस कॉन्सेप्ट को आगे क्लास में आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे सबसे पहले किस पे, डेटा सिक्योरिटी पे। डेटा सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिप्टोग्राफ पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी की सारी टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी जो टाइप्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं।